नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स नव भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को राम राम। आइए करते हैं शुरुआत भाग्य योग की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही आप अपने इस दिन को कैसे सफल बना सकते हैं वो उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है ये तो जानेंगे ही। साथ ही आज हम आचार्य राजेश तिवारी जी से वास्तु शास्त्र की खास जानकारियां भी लेंगे। तो योगिनी सोनम से बात सेहत की होगी। बेली फैट को कम करने वाला योग मंत्र जानेंगे। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले उपयोगी पंचांग जान लेते हैं। कल 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि का भोग करेगा। राहु काल दोपहर 3:34 से 5:09 तक रहेगा। इस बीच न ही कोई नया कार्य करें और न ही कोई शुभ कार्य करें। दिशाशूल उत्तर दिशा का हनुमान चालीसा पढ़कर घर से अवश्य निकलें। तो कल किस समय आपको क्या शुभ कार्य करना है और किस समय से आपको बचना है, ये आचार्य जी ने आपको आज बता दिया है। इस समय का जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन आचार्य जी, आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा के स्थिति की। मैं बताऊंगा कि कुंडली में कमजोर चंद्रमा, दुर्बल चंद्रमा क्या नकारात्मक फल देता है। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने वाले उपाय भी होंगे। तो कैसे आप चंद्रमा को मजबूत करें, ये उपाय आज हम जानें। लेकिन उसके पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आपका राशिफल। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले जान लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का राशिफल। वृषभ राशि, जीवन साथी और शासन से विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। आवश्यक कार्य को दूसरे दिन पर बिल्कुल मत टालिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कन्या राशि, चंद्रमा के तृतीय होने के कारण थोड़ा आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार से निवेश का कार्य करने से बचिएगा। लाल मसूर का दान करके दिन को सुखद बनाइए। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, लाभ के घर में गया चंद्रमा बिगड़े कार्य बनाएगा। पूर्व के निवेश से बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अति उत्साह में अप्रिय व्यवहार करने से बचिएगा। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 75, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम बात करें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति की। तो जरा ये बताइए कि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का भाव कितना महत्वपूर्ण होता है? जी देखिए, भारतीय ज्योतिष में 2 ग्रहों को सर्वोपरि माना गया है। पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। सूर्य को जहां आत्म कारक ग्रह माना जाता है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा ही वह ग्रह है जो यह दर्शाता है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच अच्छी है या बुरी, आपका मन कितना पवित्र है अथवा आपके मन में कितना पाप है। इसी के साथ चंद्रमा आपके समय को भी दर्शाता है कि आप अच्छे समय में हैं कि आप अपने दुर्दिन में हैं। आप अच्छे समय में चल रहे हैं या दुर्दिन में चल रहे हैं, इसका निर्धारण भी दशाओं के रूप में चंद्रमा ही करता है।
चंद्रमा ही यह बताता है कि उक्त समय में टेंशन मिलेगा या आनंद मिलेगा। चंद्रमा आपके मन और सोच दोनों को नियंत्रित करता है, इसलिए यह आपके जीवन की प्रगति के साथ साथ जीवन में मिलने वाले परेशानियों, टेंशन के साथ प्रसन्नता को भी दर्शाता है। आगे हम आचार्य जी से कमजोर चंद्रमा के लक्षण भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, पारिवारिक उलझन से मन थोड़ा दुखित रहेगा, लेकिन कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत है। परिवार के किसी सदस्य से अप्रिय बात बिल्कुल मत करिएगा। हनुमान जी को गुलाब का फूल चढ़ाकर दिन को बेहतर बनाइए। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। वृश्चिक राशि, राशिगत चंद्रमा का गोचर मन को चंचल बनाएगा, लेकिन पहले से निवेश में लाभ भी दिलाएगा। अनावश्यक किसी के कार्य में आज हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला अर्पित करने से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण व्यवसायिक मामलों में आज विशेष सफलता प्राप्त होगी। अप्रिय भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। बजरंग बाण का पाठ करके दिन का प्रारंभ करिएगा। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, कुंडली के अलावा आखिर वो कौन से लक्षण होते हैं जिनको देखकर ये समझा जा सकता है कि इस जातक के जीवन में चंद्रमा कमजोर भाव में है? कमजोर चंद्रमा की स्थिति में जातक को हमेशा सर्दी, जुकाम, साइनस, माइग्रेन या सांस से संबंधित समस्या बनी रह सकती है। कमजोर चंद्रमा वाला जातक एक विषय पर लंबे समय तक एकाग्र नहीं हो सकता। अभी कुछ बात करेगा और अगले ही क्षण कुछ और बात करने लगेगा। कमजोर चंद्रमा वाले जातक माता के सुख में कमी महसूस करते हैं। इनकी माता से बनती नहीं, या तो माता जीवित नहीं रहती और जीवित रहने पर माता से सदैव मतभेद की स्थिति इनकी बनी रहती है। कमजोर चंद्रमा वाले जातक हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। सही समय पर सही निर्णय ले पाना उनके लिए बहुत कठिन होता है। जीवन में अनुशासन की कमी होती है। ऐसे जातकों की दैनिक दिनचर्या अनियमित होती है। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से जानेंगे कमजोर चंद्रमा के उपाय, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक उलझन देगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास को सफल भी बनाएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा, नहीं तो हल्की फुल्की चोट लग सकती है। निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, रोजगार की समस्या आपकी समाप्त होगी, डूबा हुआ धन भी मिलेगा। अपने से दुर्बल व्यक्ति को सताने का कार्य बिल्कुल न करें। निर्धन को भोजन कराने से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। धनु राशि, चंद्रमा के द्वादश होने के कारण आपको आवश्यकता से अधिक व्यय करना पड़ सकता है और मानसिक उलझन का भी सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक कार्य से बचिएगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन का प्रारंभ करिएगा। सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। आचार्य जी, आपने चंद्रमा के कमजोर होने के लक्षण तो बताए, लेकिन जिनका कमजोर है चंद्रमा, उनके उपाय क्या हैं? प्रत्येक सोमवार का व्रत रहते हुए दूध के साथ भगवान शिव का अभिषेक करिए और अभिषेक करते समय ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करिए और अभिषेक करने के पश्चात 3 माला इसी मंत्र अर्थात ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। दूसरा, दुर्बल चंद्रमा की अवस्था में प्रत्येक सोमवार को सफेद वस्तु जैसे चावल, आटा, घी, सफेद वस्त्र आदि का दान भी चंद्रमा को मजबूत करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। कमजोर चंद्रमा की स्थिति में मात्र पूजन का विशेष स्थान है ऐसा नहीं है। प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद माता को प्रणाम करें और रात्रि सोने के पूर्व मां का आशीर्वाद अवश्य लें और सदैव यह प्रयास करें कि माता के अनुरूप ही हमें कार्य करना है। निश्चित जानिए दर्शकों कि आपको इस उपाय से पूजा से कम फल प्राप्त नहीं हो। आगे बात उनकी भी होगी जिनका कल जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियां यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। मिथुन राशि, रोग एवं शत्रु के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा कार्य में अवरोध पैदा करने के साथ मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बलता भी दे सकता है। अपने से दुर्बल व्यक्ति को बिल्कुल मत सताइएगा। निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने से दिन की दुर्बलता समाप्त होगी। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। तुला राशि, राशि से धन भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा पारिवारिक सुख देने के साथ साथ धन के क्षेत्र में लाभ देता हुआ दिखाई देता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़हल का फूल चढ़ाइए। दिन के सभी फल निश्चित प्राप्त करने में सफल होंगे। सफलता का मीटर 85, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कुंभ राशि, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। अनावश्यक खर्च से बचने का प्रयास करिएगा। ओम हनुमते नमः का जप करके दिन का प्रारंभ करिएगा। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आगे हम कार्यक्रम में आपका बैली फैट कम करने वाला योग मंत्र भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या है खास उपाय? 11 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक या बर्थ नंबर 2 है। अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा नामक ग्रह करता है, जिसके कारण सामान्यतः आपको अधिक संवेदनशील, दयावान और दूसरे के लिए स्वयं का नुकसान करने वाला व्यक्तित्व कहा जाएगा। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है, जिसके कारण आपको अप्रैल तथा अगस्त माह में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती है। इस वर्ष अर्थात 2023 में लगभग आप आरोग्यवान बने रहेंगे तथा हमारे वे दर्शक जो पूर्व में अस्वस्थ थे उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह वर्ष अच्छा होगा और धन कमाने के लिए नए स्रोत का सृजन करने में भी आप कामयाब होंगे। पारिवारिक वातावरण भी उत्साहवर्धक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह की प्रबल संभावना कही जाएगी। मुख्य रूप से
प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। इस वर्ष पूरे मेहनत से आप तैयारी करिए, निश्चित नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपके आय का एक बड़ा हिस्सा घूमने फिरने में भी खर्च हो सकता है। वर्ष को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको ओम सं सोमाय नमः या नमः शिवाय मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। आगे कार्यक्रम में आचार्य जी से हम वास्तु शास्त्र की खास जानकारियां लें, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। आप भी परेशान हैं, लगातार बैली फैट कम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा। चलिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास, जानते हैं बैली फैट कम करने वाला योग मंत्र। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बेली फैट यानी पेट की चर्बी के बारे में बात करेंगे। अक्सर देखा गया है घंटों लगातार एक ही जगह बैठने से, मीठा या तला खाना खाने से या फिर योगासन व्यायाम ना करने से पेट पे चर्बी जमा होने लगती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको पेट की चर्बी कम करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं। अपने दाएं और बाएं पैर को दाईं और बाईं तरफ फैला लें, कुछ इस तरह। इस समय आपके दोनों पैर वी शेप में होंगे। अपने पंजों को आगे की तरफ कर लें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर आएं। सांस लेते हुए अपने शरीर को वापस ऊपर लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को वापस नीचे की ओर लेकर आएं। आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपके हाथों की कोहनियां भी सीधी रहें। आप अपनी उंगलियों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं सहारे के लिए। कम से कम 10 बार अपने शरीर को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। और कोशिश करें कि आप कम से कम 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें या फिर आपकी क्षमता के अनुसार। सांसों को सामान्य रखें और इस स्थिति में बने रहें। सांस लेते हुए वापस आ जाएं और धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। इस आसना को रोजाना 2 से 3 बार दोहराएं। नौकासना। सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को इस तरह 45 डिग्री पे सीधा कर लें और अगर आपसे संतुलन बने तो अपने दोनों हाथों को भी सीधा कर लें अपने पैर की सीध में। अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को क्रॉस करें और अपने दोनों घुटनों को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास लेकर आएं। अब सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को क्रॉस करते हुए अपने शरीर के पास लेकर आएं। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 12 बार दोहरानी है। ध्यान रहे आपके दोनों पैर सीधे हों और घुटने मोड़ते हुए आपके दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर के पास आएं। 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद आप दोनों घुटनों को मोड़ लें, अपने शरीर के पास रखें और कम से कम 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। ध्यान रहे आपके दोनों पंजे जमीन से नहीं छूने चाहिए और अपना संतुलन बनाने की कोशिश करें, सांसों को सामान्य रखते हुए। अब सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। ये दोनों ही आसना पेट की चर्बी कम करने के लिए काफी ज्यादा असरदार हैं। धीरे धीरे आपके पेट पे बढ़ी हुई चर्बी कम होने लगेगी। आचार्य जी, आज वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र में आज क्या खास बातें हैं? देखिए दर्शकों, यदि आप मकान में रहते हैं या फ्लैट में, दोनों ही स्थितियों में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन आदि से निकलने वाले पानी की दिशा कभी भी दक्षिण या पश्चिम नहीं होगी। फिर से सुनिए, आपके बाथरूम का, आपके वॉश बेसिन का या जहां से भी यूज्ड वाटर निकलता है वह कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं निकलना चाहिए। दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में बहने वाली नाली से घर में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और यह शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक असंतुलन निश्चय ही पैदा करता है। यह सदैव प्रयास करिए कि घर से निकलने वाले पानी की दिशा पूर्व हो या उत्तर। तो चंद्रमा अगर कमजोर है उसे मजबूत करने वाले खास उपाय आचार्य जी से हमने जाने हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।